Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक अलग प्रकार की जंग और एक अलग प्रकार की राजनीति जन्म ले चुकी है। भूतकाल में जवाहरलाल नेहरू कई बार प्रधानमंत्री रहे, कोई बात नहीं उठी है। इंदिरा गांधी जी भी बार बार प्रधानमंत्री रही, कोई बात नहीं उठी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर नरेंद्र मोदी जी ये प्रधानमंत्री अब बन गए हैं तीसरी बार। तो अब एक बात निकल कर आ रही है, देखिए, और ये द हिंदू की खबर है, यानी नेशनल न्यूज़पेपर में द एग्जीक्यूटिव ऑफिस विदाउट अ लिमिट। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, ये जो इंटेलेक्चुअल लोग बैठे रहते हैं बड़ी बड़ी पार्टियों में, वो ऐसे सिगुफे निकाल के लाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि व्लादिमीर पुतिन लंबे समय से वहां के मुखिया बने हुए हैं। जी जिनपिंग को देख लो आप, मरते यानी जब तक ये मर नहीं जाएगा यही मुखिया रहेगा, ऐसा उसका प्रोक्लेमेशन है, ऐसा उसका साइंड है। और यहां भारत में अब अगर पार्टियों को यह पता चल गई है कि समझ ही नहीं आ रहा यार, ये तो राष्ट्रवादी लाइन पर काम कर रहे हैं, भारत के सपोर्ट में काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इनको हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और ये लंबी पारी खेलेंगे। तो अब यह निकलकर आया है कि एक प्रधानमंत्री कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है, इस पर रोक लगनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव जो ऑफिस है वो विदाउट लिमिट नहीं होनी चाहिए, उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, जैसे अमेरिका में है 2 बार। समझ गए? अब मैं समझ गया हूं कि राजनीति किस लेवल पर जा रही है। ये मुझे सबसे पहले आपको यह खबर देनी थी कि आपको आइडिया हो जाए कि पार्टियां सिर्फ जो विपक्ष में बैठती हैं वो सिर्फ यह नहीं करती कि इन्होंने यह काम खराब कर दिया, यह काम खराब कर दिया। उनका यह मोटो होता है कि कैसे सरकार को हटाना है, हमको आना है, क्योंकि हर आदमी पावरफुल होना चाहता है। अभी आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल का, मैंने कल आर्टिकल बनाया था, अगर आपने नहीं देखा रिक्वेस्ट करता हूं देख लेना, अच्छा आर्टिकल है। तो वही दीदी के भतीजे ने, अभिषेक बनर्जी ने एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है या हमारा इंडिया अलायंस, जो इंडिया अलायंस है जिसमें कांग्रेस सारी मिली हुई है, तो वो अगर सत्ता में आती है तो जो पाकिस्तान ने कल धमकी दी थी कि इस बार हम कोलकाता पे हमला कर सकते हैं, बोल रहा है हम इनको घर में घुसकर मारेंगे। अभिषेक बनर्जी साहब, आपको घर में घुस के 26/11 में 2008 के वक्त इन्होंने घर में घुस के गोलियां चलाई थी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर, ताज होटल में आपके 100, 150, 200 लोग इन्होंने गोलियों से भून दिए थे। आज भी पवन जी, जिनके AK-47 वहां ताज होटल में रेस्क्यू करते हुए कान में से AK-47 गोली निकल जाती है, उनका यह कान नहीं है, यह पूरा हिस्सा उनका फटा पड़ा है। आज भी वो इंटरव्यू देते हैं। तब आपने घर में घुसकर मारने की नहीं सोची थी इनको। आज आपको यह आइडिया कहां से आया कि पाकिस्तान को भी घर में घुस के मारा जा सकता है? वो भी कब? जब तुम्हारी सरकार आ जाएगी। तुम पहले घर में से निकाल तो लो इनको। तुम्हारे घर में ही तो बैठे हुए हैं सारे वेस्ट बंगाल में, वहां की आम जनता से ज्यादा तुमने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी भरे हुए हैं। पहले उनको साफ कर लीजिए, तब घर में घुस के मारने की बात करना। बात करते हैं बड़ी बड़ी। देखिए दोस्तों, भारत ने एक नोटम जारी किया है, ध्यान रखना, नोटम जारी किया है। और इस नोटम का सीधा मकसद क्या है? वेस्ट बंगाल यानी बे ऑफ बंगाल में जारी किया है। आप बताइए, हम पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार है, कहां? रन ऑफ कच्छ में। लेकिन वेस्ट बंगाल के पास बे ऑफ बंगाल में नोटम जारी करने का सेंस क्या है? क्योंकि पाकिस्तान ने यह धमकी दी है कि इस बार अगर भारत कुछ करता है तो हम हमला कोलकाता पर करेंगे। तो कोलकाता पर हमला पाकिस्तान से तो होगा नहीं, पूरे भारत को पार करना पड़ेगा। भाई समझिए ना, यहां पाकिस्तान है, अगर यहां से हमला करेगा तो ऐसे करके यहां आना पड़ेगा हमला करने। तो यहां बांग्लादेश से हमला करना आसान है, इसलिए नोटम कहां जारी हुआ है? बे ऑफ बंगाल में। क्लैरिटी आ गई? ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। ये देखिए, पाकिस्तान नरेटिव वॉर, आसिम मुनीर पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर, इंग्लिश मीडिया स्ट्रेटेजी अंडर स्कैनर। आसिम मुनीर इतनी ताकत के साथ, इतनी पुरजोर ताकत के साथ लगा हुआ है कि भारत पर किस तरीके से हम कोई हमला कर लें और उस हमले के बाद हम मारे ना जाएं। देखिए, डबल स्ट्रेटेजी पर वर्क कर रहा है कि हम हमला कर दें और नाम रख दें कि भारत ने खुद ही हमला करवा लिया है, अब वो हमसे लड़ने के लिए ऐसा कर रहा है, और हम मारे भी ना जाएं और हमला भी कर दें। बाद में फोन करके मेजर इकबाल की तरह कहें कैसा लगा। समझ गए? ये इसकी घटिया हरकत आज की नहीं है, ये तभी से है, लेकिन इन पर कभी ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि इनको पीटा नहीं गया। अब ये क्या कर रहा है? ये आवाम इसकी 450 लीटर हो चुकी है पेट्रोल। एक थाली की कीमत 200, 250 रुपए है, रोटी की, 4 रोटी और सब्जी की कीमत बता रहा हूं। यानी यहां भुखमरी के हालात हैं। ऊपर से $3.5 अरब अपने मांग लिया यूएई ने। IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसा नहीं मिल रहा पाकिस्तान को। यूएसए को इसने जगह नहीं दी है ईरान पर हमला करने के लिए, तो यूएसए भी खफा है। इजराइल से इसकी दुश्मनी है गाजा और पैलेस्तीन को लेकर।
तो ये क्या चाह रहा है कि अगर मैंने भारत पर कोई आक्रमण नहीं किया तो मेरी जनता मुझे ही मार देगी। इसलिए ईरान के जो बिटकॉफ है, स्टीव बिटकॉफ और जेडी वांस, इनको लेकर वो बात कर रहा है ईरान के अरागाची के साथ। बहुत बढ़िया इसकी बातचीत हुई है, सब कुछ नेगोशिएशन पर बात कर रहा है क्योंकि इसका युद्ध रुकवाना है। बस एक ही चीज गड़बड़ हो गई है, हर चीज अच्छी करी है इसने, एक ही चीज गड़बड़ हो गई है कि ईरान ने कहा है कि आग थू, मैं नहीं कह रहा हूं, ईरान ने कहा है। उसने कहा जो देश खुद युद्ध में हो, जिसकी खुद की जिंदगी सुरक्षित नहीं हो, जो खुद पिटने के कगार पर बैठा हो, वो मीडिएशन कर देगा क्या? मैं इस मीडिएशन पर थूकता हूं। यह ईरान के लीडरों ने कहा है कि कोई सीज फायर की हम बात ही नहीं कर रहे। तुम कहां से लेके आ रहे हो सीज फायर? 45 दिन का सीज फायर लेके गया है पाकिस्तान, मना कर दिया कि सीज फायर की बात ही नहीं, केवल टोटल एंड ऑफ वॉर। और टोटल एंड ऑफ वॉर का मतलब क्या है कि जितना नुकसान हुआ है वो भर दो, जो हमारे ऊपर सैंक्शंस लगे वो हटा दो, भविष्य में कोई हमला नहीं होगा, कोई वॉर नहीं होगा, ये लिख के दे दो। और ईरान हॉर्मुज खोल तो देगा लेकिन टोल तो अब उस पर परमानेंट लगेगा। ये शर्तें हैं ईरान की। ईरान अब वहां का राजा बनना चाहता है हॉर्मुज का, कि अब भविष्य में कोई भी तेल जाए, कहीं जाए तो उस पर टोल लूंगा। अब आप एक बात समझिएगा, पाकिस्तान क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है कि अगर मैंने ये मीडिएशन करवा दिया यूएस ईरान वाला, क्योंकि यूएस का मुझ पर प्रेशर है कि या तो अपनी जमीन दे ईरान पर हमला करने के लिए, और या फिर इसका सीज फायर करा। अगर ये दोनों काम नहीं कर पाया तो तू पिटेगा। ऐसा ही होता है जब गुलामी करता है कोई आदमी। अब वो इसके सीज फायर में लगा, क्योंकि अगर ये सीज फायर हो गया तो फिर भारत के खिलाफ यूएसए साथ में खड़ा हुआ है पाकिस्तान के आक्रमण करने के लिए। एक खबर दे देता हूं आपको, ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू हो चुका है। आप कहेंगे सर ये कहां से शुरू हो चुका? ये उस दिन से शुरू हो चुका है जिस दिन से यूएसए ने अपने जो पायलट है उसका रेस्क्यू का वीडियो जारी किया है। आगे की खबर मैं आपको आगे के वीडियो में दे दूंगा, आप जुड़े रहना, टेंशन मत लेना। ये देखिए, इसने सब कुछ अच्छा किया, बस ईरान ने मना कर दिया कि इस दल्ले से हम बिचौलिया नहीं बनाएंगे, दलालगिरी नहीं करवाएंगे। अब एक बहुत ही सकपका देने वाली खबर है, आप देखना। खवातीन, आपने देखा होगा पाकिस्तान के क्रिकेटर ज्यादातर इस बात को कहते हैं कि हमारी खवातीनें खेल रही हैं और इंशाअल्लाह उन्होंने खूब रन मारे हैं। ये पाकिस्तान के क्रिकेटर ऐसे ही बोलते हैं, यही हैं वो खवातीन। ये रही खवातीन विंग, अलकायदा, जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा। जैसे आपने देखा होगा कुछ दिन पहले यहां पर पकड़ी गई थी वो औरतें, कौन? शाहीन, जिसकी गाड़ी में AK-47 थी, जिसकी गाड़ी में IED एक्सप्लोसिव मटेरियल था, जो अल्फला यूनिवर्सिटी के जितने भी डॉक्टर थे आतंकवादी उन सबसे मिली हुई थी। उनमें से एक आतंकवादी लाल किले पर फटा भी था। आपने ये सारी चीजें देखी होंगी। ये एक वुमेन विंग है, औरतों को बहलाने फुसलाने की, जो भारत का यूथ है उसको बहलाकर लश्कर तैयबा, अलकायदा में शामिल करने की। और ये आंध्रा पुलिस ने पकड़ा है। ये सबसे ज्यादा हरकतें आंध्र प्रदेश में ही क्यों मिलती हैं? क्योंकि आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या पड़ी है, वहां जाना आसान है, वहां पहचानना मुश्किल है। केरल में जाना बहुत आसान है, पहचानना बहुत मुश्किल है। ये इलाके ऐसे हैं, इसीलिए यहां पर खवातीन गैंग चल रहा है। इस्लामिक कैलिफेट ग्रुप है और जिसका एक ही मकसद है भारत में वन उम्मा की स्थापना करना, गजबाए हिंद तक इसको खींच खींच के ले जाना, कैलिफेट को स्थापित करना। ये तो आपने देख लिया होगा जो PFI वाला गैंग था उसी से, कि उनका 2047 में संविधान लिखा हुआ पकड़ा है। किसने? डोवाल साहब की टीम ने। उस संविधान में लिखा हुआ है उनके में कि 2047 में भारत देख रहा है कि हम डेवलप्ड नेशन होंगे, यहां गजबाए हिंद हो चुका होगा, झंडा लगा देंगे बीच में। तुम्हारे बाप दादाओं में अभी इतनी पावर नहीं है, ध्यान रखना। यहां देखिए, अलकायदा हैज बीन डिसमेंटल्ड बाय द आंध्र प्रदेश पुलिस, एक्सपोजिंग अ डीपली कोऑर्डिनेटेड एफर्ट रेडिकल इंडियन यूथ एंड। आपको पता है वो यूथ जो भारत में बैठा है लेकिन तैयार है एकदम से आतंकवादी बनने के लिए, भारत में बैठा है। वे देखते हैं कौन है, कौन मानसिकता किसकी कैसी है। जैसे देखिए, एक लेटेस्ट एग्जांपल अभी दिल्ली पुलिस ने दिया। लेटेस्ट एग्जांपल क्या कि सिविल में आप जाइए और जहां आपको लगता हो कि थोड़ा सा भी सके ये ऐसा ग्रुप है, वहां जाकर उन्होंने क्या कहा? प्रधानमंत्री के लिए उल्टा सीधा बोला कि यार ये कहां से आ गया क्या। तो फिर वहां से जो आदमी को सुना रहे थे उसके अंदर से असलियत निकलना, भड़ास निकलना शुरू हुई कि अगर मेरे पे ये होता तो मैं उसको वहीं खत्म कर देता, ये कर देता, और धड़ाक से धरता बोचा। अब ये वाली टेक्निक चल रही है, समझ गए? अब ये टेक्निक पुलिस अपना रही है कि वे देखना चाह रहे हैं कि इनको पहचान क्यों नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वे हमारे सामने दूसरा चेहरा लेकर रखेंगे, लेकिन बैकग्राउंड से उनको कुछ बोलेंगे, धड़ाक से उनकी हकीकत सामने आ जाएगी। समझ गए? ऐसे लोग पकड़े। ये देखिए, ये दोनों आतंकवादी हैं, दोनों। ये ओसामा बिन लादेन है, इसको तो सब जानते। देखिए, इसी ने बर्बाद किया था यूएसए को, लेकिन ये इनको ही सपोर्ट करता है, इसी ने पैदा भी करवाया था ना इसको। और ये जो है, ये जाकिर नायक, ये बैन है भारत में, बिल्कुल दाऊद इब्राहिम की तरह। ये वही रेडिकल स्पीच देता है, इन्हीं की स्पीचों से
लेस होकर भारत में यूथ मिला है जो आतंकवादी बनना चाहता है, उन्हीं को। और इसके सबसे ज्यादा इसमें कौन दे रहा है साथ? सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम साथ दे रहा है। इंस्टाग्राम और फेसबुक, इसके थ्रू ये इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, ईमेल एड्रेस का यूज कर रहा था उमर शाहीन, और ये जितने भी थे उस समय पर अजामिल और ये जो आज जेल के हवा खा रहे हैं वो सारे ये प्लेटफॉर्म यूज कर रहे थे, ध्यान रखना। ये देखिए, ये है आसिम मुनीर, ब्लूप्रिंट फॉर खिलाफत इन इंडिया। इंडिया में खिलाफत करना चाह रहा है, मतलब खिलाफत लॉन्च करना चाह रहा है कि अंदर ही अंदर ऐसा माहौल बन जाए जिसके चलते हम एक दो बम धमाका कर दें और हम कहें भैया इंडिया ने अंदर के ही लोगों को परेशान कर रखा था, तो उन्होंने ये साजिश रची है। आपने पिक्चर के थ्रू देख लिया होगा दोस्तों, आईना होता है पिक्चर। आपने देख लिया होगा किस तरीके से वहां से हैंडलर, अब जो आंध्र प्रदेश में पकड़ा गया है यूथ, यानी 12 लोग गिरफ्तार किए गए, 12 लोग पूरे भारत से। मैं आपको स्टेट भी दिखाऊंगा। उन 12 लोगों पर एक तो ओसामा बिन लादेन की, जाकिर नाइक की और आईएसआई के हैंडलर्स की, उन पर कॉल डिटेल मिली है, तस्वीरें मिली हैं, उनकी स्पीचेस मिली हैं। वो भारत में रह रहे हैं। अब बताइए कि आज नहीं तो क्या 6 महीने बाद कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी तो कर रहे हैं ना। यही पकड़ने के लिए हमारी इंटेलिजेंस घूम रही है। यहां देख लीजिए कि हिजरत, माइग्रेशन टू कंट्रीज लाइक पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और आपको एक और खबर बताऊं, देखिए हिजरत से मुझे याद आ गया, आपको एक खबर और बता देता हूं कि यहां से क्या हो रहा है, आईएसआई का हैंडलर अफगानिस्तान का आदमी बनके भारत के जो भड़का हुआ यूथ है, शांति दूत, उसको बुला रहा है अफगानिस्तान का बना के कि अफगानिस्तान की तरफ से आपको लड़ना है, और उसको लेके कहां जा रहे हैं, पाकिस्तान में, और वहां उसको कन्वर्ट करके एक अच्छा खासा जैसे मोहम्मद का सरगना बना दे रहे हैं। यह इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। तो आप ये मत समझिए ये धोखे से नहीं ले जाते। ये है वो औरत, विधवा है ये, इसके पति को पाकिस्तान वालों ने मार दिया। देखिए ये हैदराबाद की औरत है, इसके पति को क्या हुआ, यहां पर वो आए वहां से पाकिस्तान से और यहां गिरोह बना रहे थे, तो उस आदमी पर उनको शक हुआ कि ये आदमी हमारी मुखबिरी कर रहा है पुलिस को, तो इसके पति को उन्होंने मार दिया। और इस औरत को ब्रेन वॉश कैसे किया कि तेरे पति की पता चल गई थी पुलिस को और पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, मार दिया, इसलिए हम भारत को उड़ाना चाहते हैं। और ये ऐसी ब्रेन वॉश हो गई कि अब ये खवातीन की गैंग को लीड कर रही है भारत के अंदर। ये रिपोर्ट है दोस्तों। अब आप समझिए ऐसे आदमियों को जो ब्रेन वॉश्ड हो उनको कैसे आप रोक लोगे। देखिए खवातीन ग्रुप, जाकिर नाइक स्पीचेस, पाक लिंक्ड मॉड्यूल इन ऑपरेशन, ये यहां पर मिली है। विमेन बिंग रेफर्ड टू एज खवातीन, दिस यूनिट वाज रिपोर्टेडली इंटेंडेड टू ऐड रिक्रूटमेंट्स, प्रोपेगेंडा, डेसिमिनेशन और लॉजिस्टिकल सपोर्ट। हथियार देना, ब्रेन वॉश करना, यहां रखना, उनको शरण देना, ये सारे काम ये औरत कर रही है, जबकि इसके पति को उन्होंने ही मारा है। लेकिन ब्रेन वॉश है, पता है क्यों? क्योंकि उसको लगता है ये तो मेरे रिलीजन के लोग हैं, उसको ऐसा लगता है। कोई बात नहीं, उसका बहम भी जायजा, रहने दीजिए। ये क्या, आईईडी मैनुअल्स। देखिए आपको पता होगा 2001 में जब ये वो हुआ था, पार्लियामेंट अटैक हुआ था, उसमें वो आए थे तो गाड़ी में पूरी में आईईडी भरा हुआ था और वो गाड़ी टकरा गई थी। मान लीजिए वो गाड़ी अगर एकदम से दीवार से टकरा जाती ना तो वो आईईडी बस्ट हो जाता, हो सकता है पार्लियामेंट को भी नुकसान हो जाता, आधा पार्लियामेंट गायब हो जाता, इतना एक्सप्लोसिव था उसमें। लेकिन उन्होंने हड़बड़ी में वो किसी गाड़ी से टकरा दी और वो उसमें से भागने लगे कि बाद में इसको दबा देंगे, गाड़ी उड़ जाएगी, पार्लियामेंट उड़ जाएगी। इस तरीके के जो सपोर्ट है वो ऐसी औरतें प्रदान करती हैं भारत में बैठकर, ये भारत के लिए नुकसान है। तो भारत की सफाई ज्यादा जरूरी है रादर देन बाहर के। बाहर को तो देख ही लेंगे, वो तो सामने से आएगा। जो पीठ में छुरा भौंक रहा है उसको पहचानना जरूरी है, उससे बचना जरूरी है मेरे प्यारे भाई। ये देख लीजिए, ये डिटेलिंग है, इनको सारी ट्रेनिंग ये दे रही है, सारे हथियार प्रोवाइड कर रही है, इनको शरण दे रही है, खाना दे रही है, हर चीज की जानकारी दे रही है, कौन सी चीज कहां पे, ये सब कुछ ये औरत करवा रही है। अल हकीम सुअर नहीं है, सॉरी, अल हकीम सुकूर, अबू मुहारिब एंड अबू बदूसी, ये सारे बदबू वाला जो आदमी है, ये सारे के सारे इसकी पहुंच में है और ये ट्रेनिंग दे रहे हैं यहां भारत के अंदर। देखिए हॉर्मुज के पास एक एयरबेस बना रहा है पाकिस्तान। ये छोड़िए, मैं आपको यहां दिखा देता हूं फोटो। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और यहां बना रहा है जिबानी एयरबेस। अगर चौड़ा के दिखाऊं आपको तो ये हॉर्मुज है, ये है जिबानी एयरबेस। यहां से महज 10 किलोमीटर दूर है क्या, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और यहां से 100 किलोमीटर दूर है क्या, भारत का कक्ष का जो बॉर्डर है वो 100 किलोमीटर दूर है। यहां पे कौन बैठा है, इसको पाकिस्तान बना रहा है चीन की सहायता से, और चीन यहां पर आएगा जिससे भारत पर भी नजर रखी जा सके। और यहां से ईरान, दुबई यानी सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, ओमान, और यहां पर ये कतर, बहरीन, लेबनान, सब पर नजर रख सके कौन, चीन। यानी जो यूएस के प्रॉक्सी माने जाते थे अब वो चीन के प्रॉक्सी बन जाएं, इसलिए हेल्प कर रहा है पाकिस्तान। समझ गए मेरे भाई। इसमें यह जिबानी एयरबेस बना रहा है जो कि भारत के लिए भी खतरा है, क्योंकि भारत से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर यह है।
ये आपको ध्यान रखिए। ये देखिए, ये है वो बंदा जिसके बारे में मैं कह रहा था, दीदी का भतीजा है ये, अभिषेक बनर्जी। इसने क्या कहा है? विल एंटर देयर होम्स एंड किल। अभिषेक बनर्जी रेस्पॉन्स टू पाक कोलकाता थ्रेट। पाकिस्तान ने कल कहा कि इस बार अगर भारत ने कुछ कहा तो हम कोलकाता पे हमला करेंगे। तो बनर्जी क्या कह रहा है कि हम उनके घर में घुसेंगे और उनको मार देंगे। पहले नहीं याद आई? दीदी तो बहुत पहले से है, 15 साल से हो गए। पहले घर में नहीं घुसे तुम कभी? घर में घुसा ही तुमने दिन रात। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? ये इन्होंने ये वो दिया है भाषण, लेकिन ये किस बेसिस, इसकी कंडीशनिंग क्या है? कंडीशनिंग देखिए ना, Monday triggered a political storm after saying that once Mamata Banerjee and India alliance come to power, we will enter their homes and kill them. अगर हमारी दीदी सरकार में आ जाती है, आप वोट दे देते हो धोखे से एक बार और, तो हम उनको घर में घुस के मारेंगे। तुम्हारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, इसलिए वोट तो तुम्हें नहीं दे पाएंगे, माफ कीजिएगा। कोई वेस्ट बंगाल से वीडियो को देख रहा हो तो नीचे कमेंट में लिख जरूर देना, क्या आपकी इच्छा कर रही है? क्या कर रही हो तो भाई आपकी इच्छा है, मैं रोकूंगा नहीं। यहां देखिए, मैंने आपको कल दिखाया था कि भारत ने यह निर्णय लिया है कि हम जो है जहरीले सांप और क्रोकोडाइल्स, देखिए इंडिया कंसीडर्स रिलीजिंग क्रोकोडाइल्स एंड वेनमस स्नेक्स अलोंग ईस्टर्न बॉर्डर विद बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे बड़ी बाउंड्री लगती है, लेकिन वहां कुछ बाउंड्री ऐसी है जहां पर हम फेंसिंग नहीं कर सकते, या तो दलदल है, या तो पेड़ है, या तो रिवर है, सबसे ज्यादा नदियां हैं। अब नदियों पर आप फेंसिंग नहीं कर सकते, इसलिए हमने सोचा है कि इनमें तैरकर ये जो घुसपैठी आते रोहिंग्या और बांग्लादेशी, वही बांग्लादेश में घुस रहे हैं, तो यहां जहरीले सांप छोड़ दो और कहो कि आ जाओ, क्योंकि सांप तो काटेगा, क्योंकि भारत में बहुत सांप हैं, भारत को ही काट रहे हैं। तो हम बॉर्डर पर छोड़ देंगे तो क्या करेंगे? जो आएगा वहां से वो समझेंगे ये तो भारत का है, तो वो उसको काट जाएंगे। ठीक है, ये हमारी रणनीति है, और इसीलिए हमारा जो बॉर्डर है 4000 किलोमीटर का, उसमें जो हिस्सा नदियों का है वहां पर हम सांप छोड़ना चाह रहे हैं। और ये सांप इसीलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वहां फिजिकल बैरियर्स हैं, हम वहां फेंसिंग नहीं कर सकते, इसलिए हम मगरमच्छ और ये छोड़ना चाह रहे हैं। ये आपको जब डसेंगे तो आपको औकात समझ में आ जाएगी। एक प्रोजेक्ट है मोहरा, बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, लगभग 120 साल पहले का है, और इस प्रोजेक्ट के द्वारा बिजली बनाई जाती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, पानी से बिजली। ये बंद पड़ा हुआ है 1990 से। ये कौन है? ये उमर अब्दुल्ला है, और इन्होंने ये निर्णय लिया है कि अब इस प्रोजेक्ट को हम खोलेंगे और इससे पाकिस्तान का जो पानी है वो रहा पानी भी हम रोक देंगे, झेलम नदी का। पाकिस्तान टेंशन में है, जो इक्का दुक्का बूंद आ रही है वो भी रुक जाएगी। सिंधु जल समझौते को हमने खत्म ही कर दिया है, ठंडे बस्ते में क्या खत्म कर दिया है, और बोल दिया है कि जब तक आतंकवादी मरेगा नहीं, आखिरी आतंकवादी पाकिस्तान में, तब तक हमारे यहां से पहली बूंद पानी की रिलीज होगी नहीं। यह भारत का स्टैंड है। ये देखिए, यह प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इसको हम रिवाइव करने वाले हैं। 120 साल पुराना प्रोजेक्ट है, समझ गए मेरे भाई। नेक्स्ट आ जाइए, यह बालेंद्र शाह है। जयशंकर साहब ने, एस जयशंकर साहब ने, भारत के विदेश मंत्री ने, इनके विदेश मंत्री से बात की है। 27 मार्च को उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, अभी एक हफ्ते पहले उनसे बात किया, और उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ मीटिंग करने वाले हैं जल्दी से जल्दी, और भारत और नेपाल मिलकर नए आयाम गढ़ेंगे। हम लोग सिक्योरिटी में, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, सोसाइटी में, सब चीज में आपके साथ कोऑपरेट करके चलने के लिए तैयार हैं। भारत और नेपाल मिलकर आगे तरक्की करेंगे, ऐसा बालेंद्र शाह की तरफ से आ रहा है। यह भारत के लिए अच्छी खबर है। यह क्या कह रहा है? यह कह रहा है यह रात आखिरी है, यही रात अंतिम, यही रात भारी। सुना है कि नहीं? बस एक रात की है कहानी ये सारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। नहीं बांधु बांधव, नहीं कोई नारी। समझ गए मेरे दोस्त? इसने ये झूठ बोलता है। रावण तो सच बोलता था, ये झूठ बोलता है। अब ये पहले 48 घंटे थे, अब ये 84 घंटे हो गए, अब 45 दिन की बात कर रहा है। ये कल की ही बात है। एक ही दिन में इस जवान खोर की ये 3 जवानें, 48 घंटे, 84 घंटे और 45 दिन, और पता चली अटैक 24वें घंटे में ही कर दे, ये भी कोई पता नहीं है। इसीलिए बौखला गया है, कह रहा है। देखिए, जो पायलट थे ना यूएस के, उनके लिए इसने बोला था कि अगर उनका रेस्क्यू किसी मतलब मीडिया वाले ने दिखाया, पत्रकार ने दिखाया, तो वो जेल जाने के लिए तैयार रहे। भारत में अगर ऐसे बोल देते ना, तो रोड पे आ जाते, ऐसे जीप से रोड चाट रहे होते कि मीडिया को कर्व कर दिया, मीडिया को कर्व कर दिया। तुमने देखा होगा भारत के खिलाफ विदेश से बैठे टुच्चे मुच्चे आदमी भी विदेश से बोलते हैं भारत के खिलाफ। भारत फिर भी कर्व नहीं कर रहा है उनको। वो क्या कह रहा है? भौंकने दो, भौंकने दो। बाहर से भौंक रहा है, जैसे घर की रेलिंग से कुत्ता भौंकता है ना, तो नीचे खड़े आदमी को काट थोड़ी लेगा, वैसे ही विदेश में बैठ के वीडियो बनाते, भौंकते हैं। अब कुत्ता कौन सी ब्रीड का है मुझे नहीं पता, या आपको पता होगा, लिख देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये आज की सारी इंफॉर्मेशन मैंने कवर कर दी है। जुड़े रहिए महेशन के साथ।
फिर से कोई डेवलपमेंट आएगा, ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो चुका है, उसकी सबूत मैं अगले वीडियो में ले आऊंगा, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन यूएसए ने वीडियो जारी किया है रेस्क्यू का। ठीक है, सारी डिटेल आपके सामने रख दूंगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।